अनकाउंटेबल नाउन्स कम इनटू दिस कैटेगरी। मतलब जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, हाँ कि ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, मटेरियल नाउन्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉफी, शुगर। लेकिन इतना आसान आपको लग रहा है कि आ जाएगा, इतना आसान नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। थोड़े से मुश्किल वाले अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जो हमको पता भी नहीं होते कि अनकाउंटेबल है। और वैसे जो वर्ड्स और उससे बने जो सेंटेंसेस, ये जनरली एग्जामिनेशन में आते हैं। तो जी क्या करें, जान लेते हैं। ये सारे वर्ड्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सबके सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हैं, ये सबके सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ये दिखते भी सिंगुलर हैं और होते भी सिंगुलर हैं, मतलब इन सबके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एडवाइस है, अल्फाबेट है, अप्लोज, अप्लोज का मतलब होता है तालियां। फर्नीचर है, आइज, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, सीनरी, पोइट्री, लगेज, बैगेज, सामान को बोलते हैं, एक ही बात है। वर्क है, ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है रोटी, ठीक है। फूड है, एविडेंस है। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी जो कि बहुत बढ़ रही है। डेब्री, इसे क्या कहते हैं, डेब्री, डेब्री का मतलब मलबा। जैसे भूकंप आ गया, जो बिल्डिंग है पूरी ढह के इकट्ठी होगी, सारा उसका जो मलबा है, ठीक है। या आसमान में फर्नीचर में कह रहा हूं, आसमान में यूनिवर्स में उड़ते रहते हैं, मलबा, ठीक है, डेब्री। गोल्ड हो गया आपका, हेयर हो गया। हेयर्स कोई शब्द नहीं होता, हालांकि हेयर्स भी होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप बालों के लिए जानेंगे कि हेयर होता है, ठीक है। हैप्पीनेस है, मनी है, मिस्चीफ, मिस्चीफ का मतलब शरारत, ठीक है जी। मिस्चीफ का मतलब शरारत। एक नाटक आता ना बचपन में, नानी वाला, जिया वाला, देखा हो कभी आपने, चलो नहीं देखा तो कोई बात नहीं। मिस्चीफ का मतलब शरारत, ठीक है। और न्यूज तो आप लोग जानते हैं। तो ये सारे के सारे कैसे वर्ड्स हैं, अनकाउंटेबल नाउन। दिखते भी कैसे, सिंगुलर, और वर्ब भी हमेशा मतलब फंक्शन भी कैसा करेंगे, सिंगुलर का करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए कुछ बातें आपको जाननी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली बात ये तो बता दिया मैंने आपको कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। दूसरी बात ये जानना कि इनमें से किसी भी शब्द के पहले हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, एडवाइस से लेकर न्यूज तक, इनमें से किसी भी वर्ड के पहले हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते। उसके पीछे कारण क्या है? जैसे शुगर एक टर्म है, मुझे बताओ क्या ये अनकाउंटेबल है, हाँ या ना? तो आप कहेंगे सर ये अनकाउंटेबल है, चीनी अनकाउंटेबल होता है। क्या मैं कभी ऐसा बोल सकता हूं ए या फिर एन शुगर? कभी मैं दुकान पे जाके ऐसा बोल सकता हूं भाई साहब मुझे एक चीनी दे दो? कभी कह सकता हूं क्या? नहीं कह सकता ना। कहने का मतलब अनकाउंटेबल के पहले कभी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते। ए एन जनरली हम काउंटेबल के पहले यूज करते हैं। तो ये जो वर्ड्स मैंने आपको दिखाई है सारे के सारे, ये भी कैसे हैं, अनकाउंटेबल हैं। तो जब इसके पहले नहीं आता ए एन, तो फिर वर्ड्स के पहले कैसे आ जाएगा? तो इनमें से किसी भी वर्ड के पहले ए एन का यूज हम नहीं करेंगे, कर दोगे तो गलत हो जाएगा, हाँ कि ना। दूसरी बात, हम इनका प्लूरल फॉर्म्स भी नहीं बना सकते। जैसे शुगर एक टर्म है, ये अनकाउंटेबल है, तो आप कभी ऐसा कर सकते हो क्या, शुगर्स? कभी ऐसा कर सकते हो कि भाई साहब मुझे आज चीनियां दे दो, चीनियां? कर सकते हो कि नहीं कर सकते ना। अनकाउंटेबल के साथ कभी आप एस या यस नहीं लगा सकते। तो ये जितने टर्म्स मैंने आपको दिखाए पीछे, ये सारे अनकाउंटेबल्स हैं, सारे अनकाउंटेबल है ना। तो आप अनकाउंटेबल के साथ कभी एस या ईएस भी नहीं लगा सकते। तो इनमें से किसी भी वर्ड के साथ एस या ईएस भी नहीं लगेगा। यहां तक बात आपको समझ में आई? ये सब के सब सिंगुलर हैं, ना ही ए एन लेंगे अपने साथ और ना ही अपने साथ एस या ईएस लेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन आपके जहन में एक डाउट चल रहा है, आपके माइंड में एक सवाल चल रहा है। क्या सवाल चल रहा है? अगर सर किसी ने सही में हमें इंफॉर्मेशन दी है, मान लो एक इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं कैसे बताऊंगा? या किसी ने सही में मुझे दो इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं कैसे बताऊंगा? कहने का मतलब कभी कभी हमको ना इन सारे वर्ड्स को काउंटेबल की तरह भी यूज करना पड़ सकता है। लेकिन आप तो कह रहे हो कि ए एन लगेगा नहीं, एस या एस लगेगा नहीं, तो मैं कैसे बताऊंगा? अगर इनको एक करके बताना है या दो करके बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां समझिएगा कि जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना बेटा, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनको आप काउंटेबल भी बना सकते हो, उनको आप काउंटेबल भी बना सकते हो। लेकिन आपको पता है कोई भी चीज काउंटेबल है, या तो वो क्या होती है, सिंगुलर, या तो वो क्या होती है, प्लूरल। यस और नो। कोई भी चीज अनकाउंटेबल है, ठीक है, अगर आप उसे काउंटेबल बना रहे हैं, तो काउंटेबल में या तो सिंगुलर कैटेगरी होती है या प्लूरल होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अनकाउंटेबल को सिंगुलर काउंटेबल बनाते हैं, तो ए एन का यूज नहीं करते हैं, यूज करते हैं अ पीस ऑफ का। किसका यूज करते हैं? अ पीस ऑफ का, ठीक है। और जब कभी भी अनकाउंटेबल को प्लूरल काउंटेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्लूरल काउंटेबल। तो एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, यूज करते हैं पीसेस ऑफ का। किसका यूज करते हैं? पीसेस ऑफ का। मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकंड रुकिए। यहां आ जाइए सामने। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड काउंटेबल एज वेल। अनकाउंटेबल को काउंटेबल भी बना सकते हैं,
जब उनको सिंगुलर काउंटेबल बनाना होता है तो ए एन का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, अ पीस ऑफ का। और जब उनको प्लूरल काउंटेबल बनाना होता है तो एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, पीसेस ऑफ का। ठीक है, तो ये अ पीस ऑफ तो एक जनरल टर्म है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, अ बार ऑफ, अ व्यू ऑफ, लेकिन जनरल टर्म आप यूज करेंगे तो चल जाएगा वो। ठीक है, आपने कहीं लिखना नहीं है जाके बने बनाए सेंटेंसेस में एरर निकालनी है। चलिए आज ये देखते हैं, जैसे कि आपके सामने सिंगल सेंटेंस है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसे देखेंगे क्या है ये। He has given me an information। सबसे पहली बात मुझे बताओ कि जो इंफॉर्मेशन टर्म है क्या ये अनकाउंटेबल है? आपने कहा जी सर अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के पहले कभी ए एन का यूज करते हैं? आप कहोगे नहीं करते, लेकिन कर दिया, वो गलत हो गया ना। लेकिन अगर किसी ने मुझे एक इंफॉर्मेशन दिया तो मैं कैसे बताऊंगा, एन तो लिख नहीं सकता, तो बताया ना अनकाउंटेबल को अगर आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब ये जो अ आया ना ये पीस के लिए आ गया, ना कि इंफॉर्मेशन के लिए। गॉट इट? जैसे he has given me 2 informations, उसने मुझे 2 इंफॉर्मेशन दी है। तो पहली बात तो ये अनकाउंटेबल है तो एस तो लगेगा नहीं, हाँ कि ना। दूसरी बात प्लूरल बना रहे हैं तो एस नहीं लगेगा, प्लूरल तो बनाना है तो आपको पता क्या ऐड करेंगे, पीसेस ऑफ ऐड करेंगे। तो इंफॉर्मेशन वैसे का वैसा लिखा, प्लूरल बनाने के लिए उसके पहले पीसेस ऑफ ऐड कर दिया। यस और नो? जैसे अगला सेंटेंस देखो, he wants to buy some furnitures। पहली बात फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस नहीं लगाते, वो कुछ फर्नीचर खरीदना चाहता है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहां पे मैंने पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ क्यों नहीं ऐड किया, अ पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि ध्यान रखिएगा अ पीस ऑफ और पीसेस ऑफ तभी लगाना है जब अनकाउंटेबल के पहले काउंटिंग गिवन हो, जब काउंटिंग गिवन हो, जब काउंटिंग गिवन हो तभी लगाना है। यहां पे कोई काउंटिंग गिवन नहीं थी। जैसे ही वॉन्ट्स टू बाय ऐसा लिखा होता ही वॉन्ट्स टू बाय अ फर्नीचर तो होता ही वॉन्ट्स टू बाय अ पीस ऑफ फर्नीचर। अगर यहां लिखा होता ही वॉन्ट्स टू बाय 2 फर्नीचर्स तो हम बोलते ही वॉन्ट्स टू बाय 2 पीसेस ऑफ फर्नीचर। लेकिन यहां पे लिखा हुआ ही वॉन्ट्स टू बाय सम फर्नीचर्स, कोई काउंटिंग नहीं है। अगर कोई काउंटिंग नहीं है तो बस आप एस हटा दो, सही है ये, ही वॉन्ट्स टू बाय सम फर्नीचर। लेकिन अगर आप पीसेस ऑफ फर्नीचर लगा भी दोगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं लगाएं तो वो ज्यादा बेटर रहता है। ए एन और 1 2 3 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ए एन या 1 2 3 कभी जब लिखा हो तभी अ पीस ऑफ और पीसेस ऑफ का यूज करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है जी, जैसे और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हर सो शी वाज पनिश्ड। सारे एविडेंसेस उसके अगेंस्ट थे तो इसलिए उसे पनिश किया गया। पहली बात तो एविडेंसेस अनकाउंटेबल नाउन है तो एस आपने हटा दिया। तो जरूरी नहीं है कि अब पीस ऑफ और पीसेस ऑफ लगाएं आप, क्योंकि ऑल लिखा हुआ है, काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग नहीं है तो बस सिंपल इसे एविडेंस कर दिया। लेकिन ये अनकाउंटेबल है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आती है तो वर्ब की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, वॉज करना पड़ेगा, है ना। तो भले ही ऑल है लेकिन अनकाउंटेबल तो अनकाउंटेबल ही होता है। ऑल द एविडेंस वाज अगेंस्ट हर सो शी वाज पनिश्ड। उम्मीद करता हूं पॉइंट मेरा समझ में आया होगा। चलिए कुछ सेंटेंस अब आप बताएंगे, आप करके बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स बताओ भैया क्या मिस्टेक है। The sceneries of Kashmir is very charming। Sceneries कोई टर्म ही नहीं होता, यस और नो, अनकाउंटेबल है। क्या बोलेंगे, द सीनरी। हाँ जी बच्चे क्या बोलेंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। देखो आगे इज वर्ब भी लगी हुई है जो कि सीनरी के लिए आया हुआ है, क्योंकि ऑफ तो प्रेपोजिशन और कश्मीर उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो बहुत कॉमन से टर्म है। ठीक है, चलो और जानते हैं। सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन। अब देखो लगेजेस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, होता ही नहीं है लगेजेस, तो क्या करेंगे, लगेज करेंगे। अब अनकाउंटेबल आपके सिंगुलर भी होते हैं तो आगे वर्ब को भी क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे। क्या आएगा बच्चे, वॉज आएगा। यस और नो? चलिए और जानते हैं। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। मतलब धड़ाधड़ बिक रही है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बिकती जा रही है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, किसकी, क्या, पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज। फिर से गलत हो गया, क्या होना चाहिए, सीनरी होना चाहिए। नेचुरल सीनरी की जो पेंटिंग्स है, अब देखो जो आर टर्म आया हुआ बेटा ये इसके लिए आया हुआ, पेंटिंग्स के लिए। सीनरीज तो कोई टर्म ही नहीं होता ना, सीनरी, पोएट्री, लगेज, बैगेज, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसर्च, स्टेटस, वेकेशन, यस और नो, ये सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल हैं। और ये आर जो वर्ब है ये किसके लिए, पेंटिंग्स के लिए है, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है तो उसके बाद तो लिखा हुआ जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है ना, हाँ कि ना। चले आगे, चलिए जी। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। अच्छा चलो आप खुद बताओ इसके अंदर क्या रहा है। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। देखो जो इंफॉर्मेशन सप्लाई की गई हमको वो यूजफुल
नहीं थी जैसा कि पहले हमने सोचा था। क्या यूजफुल नहीं थी? ये जो शब्द आया हुआ वर, ये किसके लिए आया बेटा? ये इसी के लिए आया हुआ। ये रहा आपका सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। समझ में आ रहा? बाकी ये तो पार्टिसिपल है। ये क्या है? ये पार्टिसिपल है। गॉट इट? ये प्रेपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब ये पार्टिसिपल क्या होता है, ये आप वर्ब वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा एडवांस वर्ब्स के अंदर। अभी फिलहाल मान के चलिए कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसकी जो वर्ब आपको ये दिखाई दे रही है। क्लियर? पक्की बात है। अगर वर्ब माननी भी आपने इसे मान सकते हैं, वर्ब इस वाले सब्जेक्ट की ये वर्ब है। कभी कभी एक सब्जेक्ट की दो दो वर्ब भी होती है, मतलब सब्जेक्ट कॉमन निकालना होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब्जेक्ट एक है और वर्ब दो आ रखी है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। या फिर वर्ब दो हो, सब्जेक्ट एक आ रहा हो। क्या होता है, कभी कभी कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल। अब आप आई को कॉमन निकाल लो, आई कैन एंड विल। बात तो एक ही है ना, सब्जेक्ट तो वही है, दोनों का एक ही था ना, तो वो कॉमन निकाल लिया। तो ऐसे ही मान लो इंफॉर्मेशन कॉमन निकाल लिया हमने। अब इंफॉर्मेशन इसके लिए भी आया हुआ और इसके लिए भी आया हुआ है, हाँ कि ना? समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं आपको? तो इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस, जो सप्लाई की गई वो यूजफुल। इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो बच्चे क्या आएगा यहाँ पे? वॉज आएगा। क्लियर है? पक्की बात है 100%। अभी इसके चलते आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, एडवांस वर्ब्स में पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए और चलते। अच्छा हाँ, एक चीज और आपको सिखानी है यहाँ पे, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात। क्या? कि जब हम नोट का यूज करते हैं ना, तो एक सेकेंड, जब हम जनरली नोट का यूज करते हैं तो एडजेक्टिव के अंदर आप पढ़ेंगे इसे, कहां गया? हाँ जी, एडजेक्टिव क्या आप पढ़ेंगे कि एज और एज एक टर्म होती है और एक टर्म होती है सो और एज। ठीक है, एज और सो और एज दो टर्म्स होती हैं। तो जब हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब नेगेटिव टर्म यूज करते हैं, नोट यूज करते हैं, तो सो और एज यूज होता है, ना कि एज एज। ये आगे चल के पढ़ेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। अनीताज न्यू ऑफिस इज क्वाइट स्पेशियस बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड एंड शुड बी चेंज्ड। अब बताओ कुछ मिस्टेक? अनीता का जो ऑफिस है वो क्वाइट स्पेशियस है, मतलब बहुत उसके अंदर स्पेस है, लेकिन जो अधिकतर फर्नीचर है वो ओल्ड और शुड बी चेंज। अब मोस्ट ऑफ द फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर्स नहीं है, और आगे आर भी नहीं है, इज लिखा हुआ, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर है। यस और नो? उम्मीद करता हूं कि पॉइंट मेरा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला बताइए मुझे फटाफट। She had already given you an information regarding the mishap. However, she did care even an iota for it. मतलब उसने आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है जो भी मिस हैपनिंग हुई है, जो भी दुर्घटना हुई है। However, लेकिन she did care even an iota for it, मतलब वो ना के बराबर केयर करती है, अच्छा कुछ भी हुआ। वो कह रहा है कि भले ही उसने इंफॉर्मेशन दे दी है जो भी मिस हैपनिंग हुई है, however का मतलब होता है लेकिन वो ना के बराबर केयर करती है। iota for it का मतलब ना के बराबर केयर करती है, कि दे दिया इंफॉर्मेशन, जो हो गया वो हो गया, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, बस उसको इंफॉर्मेशन देने से मतलब था। बात वो नहीं है, बात ये है कि सेंटेंस में एरर क्या है? सेंटेंस में एरर एन इंफॉर्मेशन है, तो गलत हो गया ना। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल, इंफॉर्मेशन से बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं। क्या होगा? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स बिकॉज शी डज नॉट टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली। मतलब उसके बाल इतने स्ट्रेट और सिल्की नहीं है जितने कि तुम्हारे बाल हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं रखती अपने बालों का अच्छे ढंग से या अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा कि हेयर्स, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं माई हेयर्स आर ब्लैक, है ना, माई हेयर्स आर व्हाइट। पहली बात तो व्हाइट नहीं होता, ग्रे होता है। सफेद बालों को हम ग्रे बोलते हैं, ग्रे हेयर। ठीक है, जब बालों के झुंड की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं हेयर। जब इंडिविजुअल बालों की बात करें, जैसे मैंने कहा आपके 3 सफेद बाल हैं तो यू हैव 3 ग्रे हेयर्स, तब हम यूज कर सकते हैं हेयर्स टर्म्स को। जब हम काउंटिंग कर रहे हैं उसकी, जब हम काउंट करके बता रहे हैं कि 5 सफेद बाल हैं, ये 5 लाल बाल हैं, हाँ कि ना। लेकिन जब एज अ ग्रुप काउंट करते हैं तो वो कभी भी हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो यहाँ पे हर हेयर आना चाहिए और आगे इज भी आना चाहिए। हर हेयर इज नॉट, अब देखो वो नोट वाली बात आई ना, सो एज का पेयर होता है, एज नहीं होता, या एज होता तो गलत हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये जो कैटेगरी है मेरे ख्याल से यहाँ पे ये खत्म हो गई है। अब हम बात करेंगे अगली कैटेगरी की। इसके सारे क्वेश्चंस आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी हमने पढ़नी है, सबसे पहले तो उसका नाम जानते हैं। नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ऐसे नाउन्स जो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन फंक्शन सिंगुलर करते हैं। ऐसे नाउन्स जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, और हम उनको प्लूरल मान के ही बैठे होते हैं जबकि वो सिंगुलर होते हैं।
इससे पहले जो हमने कैटेगरी पढ़ी वो कौन सी थी कि ऐसे नाउन्स जो दिखते भी सिंगुलर है और होते भी सिंगुलर हैं, यस और नो। चलिए अब बात करते हैं इसकी। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, एक एक करके सबको डील करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट को इस कैटेगरी के अंदर आते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। क्या आते हैं? नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन रियलिटी उनकी सिंगुलर होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, एथिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, अकॉस्टिक्स है, या और भी सब्जेक्ट्स आप इसके अंदर ऐड करना चाहें जैसे इकोनॉमिक्स है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो दिखते तो प्लूरल है, देखो ये प्लूरल दिखाई दे रहे हैं आप सबको, लेकिन रियलिटी इनकी क्या है, ये एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका मीनिंग आप लोगों को पता है? एथिक्स बचपन में हम पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, नैतिक शिक्षा इसे हम हिंदी में कहते हैं। और लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? ये होता है भाषाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इसे हम कहते हैं। और हमारा है अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि का अध्ययन जिसे हम कहते हैं। तो इसके अंदर आप केमिस्ट्री वगैरह नहीं ऐड कर सकते, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि वो प्लूरल जैसे फंक्शन फॉर्म नहीं है उनकी, मतलब वो प्लूरल नहीं दिखता है। बायोलॉजी प्लूरल नहीं दिख रहा है, आपका केमिस्ट्री प्लूरल नहीं दिख रहा है। जो प्लूरल दिखते हैं होते सिंगुलर है और हमें धोखा देते हैं, हम वो वाले पढ़ रहे हैं, यस और नो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि मैथमेटिक्स इज और आर माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। अब दिखने में लगता है प्लूरल, तो बच्चे को लगता है कि प्लूरल वर्ब आएगी, जबकि होता ये सिंगुलर है, इज आना चाहिए। मैथमेटिक्स इज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स इज और आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स इज और आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स ये दिखता प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है, इसलिए इज आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हैं सर इतना आसान है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जिनसे एरर आया हुआ है। अब उस पॉइंट को समझने से पहले आप इसका नोट समझेंगे, ठीक है? मैं थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझाता हूं, फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी आपको बताता हूं। क्या लिखा हुआ, पढ़ो इसे। अगर दा या फिर किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी के पहले करते हैं, ये सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी कौन से थे? ये वाला लिखे हुए थे। अगर इनमें से किसी के भी पहले हम दा का यूज कर दें या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर दें। पहली बात, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? टेबल कुछ याद आ रही है? प्रोनाउंस में मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी और मैंने कहा था कि उस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना, वो हर जगह यूज होगी। आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, टेबल कहीं ना कहीं आपको यूज होती हुई दिखाई दे ही जाएगी, है ना? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको याद होंगे, आय का होता था माय, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का होता था देयर। तो मैंने क्या कहा, अगर सब्जेक्ट्स के नाम के पहले दा लिखा हुआ है या पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, उस केस में वो जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं और अपने बाद फिर वर्ब भी कैसी लेते हैं? प्लूरल लेते हैं। अगर दा और पॉजेसिव एडजेक्टिव इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं और अपने बाद वर्ब भी कैसी लेते हैं? प्लूरल। वैसे तो ये क्या होते हैं? सबके सब सिंगुलर ही होते हैं ना, दिखते प्लूरल है, होते तो सिंगुलर ही है ना, अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेते हैं ना। लेकिन अगर ये और ये इनके पहले आ जाए तब ये प्लूरल ही बन जाते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? ध्यान रखिएगा, जब भी सब्जेक्ट्स के पहले दा या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएं तब ये सब्जेक्ट का काम ना कर कर उसी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उसी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स। तो मतलब अब ये प्लूरल बन गए हैं, इसलिए जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, ये इसके पीछे लॉजिक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा मैथमेटिक्स, तो दिखता प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। किसका काम कर रहा है? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आगे वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। लेकिन वही मैंने कहा दा मैथमेटिक्स, क्या कहा मैंने? दा मैथमेटिक्स। अब दा मैथमेटिक्स का मतलब है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, और ये जो टर्म है दा लग जाने से अब ये प्लूरल बन गई है, आगे जो वर्ब लेगी वो प्लूरल लेगी। समझ में आया? ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा आपको फिजिक्स, ठीक है? फिजिक्स भी ऐसा सब्जेक्ट है जो दिखता प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है। तो फिजिक्स के बाद आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन मैंने कहा दा फिजिक्स, तो मतलब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स। हाँ, समझ में आई? जैसे अगर मैं बोलूं माय मैथमेटिक्स, क्या बोलूं? माय मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब है मेरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अगर मैं कहूं योर मैथमेटिक्स, तो मतलब तुम्हारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स। हिज मैथमेटिक्स, तो इसके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स। खाली बोलूं दा मैथमेटिक्स, तो बस मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा हिज मैथमेटिक्स, तो आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट्स के नाम के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट्स का काम कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स का काम कर रहा है, तो अब इज नहीं आएगा, आर आएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जो कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं वो तो आपको ध्यान है ना, हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं? कि ऐसे नाउन जो दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर हैं, वो कैटेगरी पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था और इसका एक्सेप्शन मैंने बताया। अब आते हैं इसी में सेकंड पॉइंट। कुछ गेम्स के नाम भी होते हैं और कुछ डिसीजेस के नाम भी होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। जैसे डार्ट्स है, बिलियर्ड्स है, चेस, ड्रॉट्स, बाउल्स है, स्नूकर्स है,
मीजल्स है, डायबिटीज है, रेबीज है, शिंगल्स है, पाइल्स है, ठीक है, शिंगलीज भी कहते हैं शायद इसे कुछ लोग, एग्जैक्ट मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान नहीं है तो भूल चुक लेनी देनी। अब पहले एक बार इनके जान लेते हैं कौन कौन से गेम है। ये डार्ट्स आपको पता है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी क्लब्स वगैरह में या बार वगैरह में या किसी किसी के घर पे भी होता है कि ऐसा एक एम करने वाला सर्कल सा बना होता है, उसके ऊपर जो पॉइंटेड एरो टाइप के जो तीर टाइप होते हैं वो ऐसे फेंकते हैं। वो कौन सी मूवी है मुझे हाँ, 3 इडियट्स। उसके अंदर, या आपने कभी बॉलीवुड में देखा होगा ऐसे सामने दुश्मन की फोटो लगा के और ऐसे फिर तीर भगा भगा मारते हैं, आपने देखा होगा, तो वही है, ये डार्ट्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिलियार्ड्स जनरली हम उसको बोलते हैं, पूल वाली गेम आपने कभी खेली होगी। स्नूकर्स और बिलियार्ड्स ऑलमोस्ट सेम होता है, एक टेबल होती है, उसके अंदर बॉल्स होती हैं, स्टिक होती है, तो यूं करके हम खेलते हैं, निशाना लगाते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा ऐसे यूं करके फोटो भी खिंचवाते हैं फेसबुक पे या इंस्टा पे कूल बनने के लिए कि हम इस टाइप की गेम्स खेलते हैं, पूल, स्नूकर्स, हाँ कि ना। चलिए कोई बात नहीं। चेस तो आपको पता ही है। ड्रॉट्स भी एक तरीके की चेस टाइप की गेम होती है, अब ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। बाउल्स जो होती है वो बॉलिंग, वो तो आपको पता है, बॉलिंग हम करते हैं। क्लबिंग कभी आपने की हो, मैंने तो नहीं की, है ना। एक बार खेली थी जब बैंगलोर में गया था मैं, कंपनी ने बुलाया था तब वहां पे हमने बॉलिंग की थी पहली बार जिंदगी में। ये अमीरों वाले शौक हमने कभी जिंदगी में नहीं किए, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे आप मूवीज में तो जनरली क्या होता है कि मतलब एक लड़का जैसे, मतलब मान लो कोई लड़की है बॉलिंग कर रही है, कोई लड़की है वो बॉल आगे फेंक रही है, आगे वो कैंस रखी हुई है, वो जाके गिरनी होती है। अब लड़की 2 बार फेंका, लड़की ने 3 बार फेंका, वो गिर ही नहीं रहा उससे, वो कैंस जो आगे पड़ी हुई है सारी, वो 3 बार बॉल फेंकी, वो साइड से निकल गई, वो चौथी बार फेंकी, साइड से निकल गई। फिर लड़का आता है पीछे से, फिर उसको यूं पीछे से पकड़ता है, फिर दोनों मिल के फेंकते हैं, वो 12 की 12 गिर जाती है। तो ऐसा हमारे सामने कुछ इमेज बनाते हैं बॉलीवुड वाले, तो ये वही गेम है। स्नूकर्स और बिलियार्ड्स मैंने आपको दोनों का सेम बताया। मीजल्स मेरे ख्याल से होता है खसरा, खसरा या चेचक। मीजल से बीमारी होती है, छोटे छोटे दाने पॉइंटेड, है ना। चिकन पॉक्स टाइप की बीमारी होती है, बड़ी माता छोटी माता टाइप की, है ना। बहुत ये डेडली बीमारी है, अब तो इसकी वैक्सीन लोगों को लगने लगी है, तो ये होती नहीं है, वरना एक ऐसी बीमारी है ये ब्लाइंडनेस कोज कर सकती है, आप अंधे हो सकते हैं, आपकी आंखों में दाने निकल जाते हैं, और इससे दिमाग भी परमानेंट डैमेज हो जाता है, दिमाग में भी इससे दाने दाने हो जाते हैं अंदर, बिल्कुल इंटरनली। तो बहुत खतरनाक बीमारी है, अब तो इसकी वैक्सीन लोगों को लगने लगी है, तो इसके जो डेडली जो रिजल्ट्स होते हैं उसको लोग अंडर एस्टिमेट करने लगे हैं, लेकिन ये बहुत घातक बीमारी है। डायबिटीज आपको पता है, डायबिटीज तो, रेबीज भी पता है। शिंगल्स मेरे ख्याल से, शिंगलीज ये दाद की बीमारी होती है, रिंग गार्ड जिसके लिए लगाते हैं। और पाइल्स तो आप लोग समझदार हैं ना, और बवासीर को बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस है, या और भी एड्स है, बहुत सारी बीमारियां आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। बात वो नहीं है, बात ये है जितनी भी गेम्स के और डिसीजेस के नाम होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं, वो होते क्या है, सिंगुलर होते हैं, क्योंकि किसी चीज के नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला है टाइटल्स ऑफ बुक्स। कुछ किताबों के टाइटल्स, मतलब किताबों या मूवीज के नाम होते हैं, वो भी दिखते प्लूरल हैं कुछ कुछ, लेकिन होते सिंगुलर है। जैसे कि द अरेबियन नाइट्स, द गलीवर्स ट्रेवल्स, या गुलिवर्स बोलते हैं कुछ लोग, इससे गलीवर्स है, ये गलीवर्स ट्रेवल्स, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अरेबियन नाइट्स वो अलादीन वाली है, ये आपने देखी होगी, अलादीन है ना, तो ये इसी के ऊपर बेस्ड है वो। और गलीवर्स ट्रेवल्स आपने एक मूवी देखी होगी बचपन में, जजंत्रम मंत्रम, आदित्य वाली, जामुंडा वाली। वो छोटे लोग होते हैं, लिलीपुट नाम की एक जगह होती है, जोनाथन स्विफ्ट इसके ऑथर हैं, पढ़ाई गई है हमें भी है कॉलेज में। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत की, बताइए आपको, ही तो बचपन में कूल बनते थे हम, है ना, फेसबुक पे लिखते थे कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, रिवोल्यूशन 2020। कभी आपने ऐसा किया हो? नहीं किया तो कोई बात नहीं, चलो हम बचपन में बहुत कूल बनते थे किताबों का नाम ले लेके। चलो आ जाओ, तो पॉइंट क्या था, 4 पॉइंट समझ में आए। कौन कौन से पॉइंट समझ में आए हमको? पॉइंट समझ में आए कि ऐसे नाउन जो दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर हैं, उसमें 3 वर्ड, 3 कैटेगरी थी, 4 सॉरी। एक तो सब्जेक्ट्स के नाम, एक गेम्स के नाम और डिसीज के नाम, और टाइटल्स ऑफ बुक्स। ठीक है जी, एक काम करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके सारे क्वेश्चंस आए हुए एग्जामिनेशन में। मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट वर्क हार्ड। मैथमेटिक्स के आगे इज लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दिखता प्लूरल है, होता सिंगुलर है, इज आना चाहिए इस सेंटेंस के अंदर, नो एरर है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की बात ही हो रही है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट्स नहीं है। चले आगे, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड सो शी विल श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90% मार्क्स। हिज कैसे यहाँ पे फिर ही होना चाहिए ना, ये गलती से शी लिखा होगा, ही आना चाहिए। तो हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड सो ही विल श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90%। देखो हिज मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट्स है। कॉन्सेप्ट से तो बच्चे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आ जाइए। डायबिटीज आर नॉट अ लीथल डिसीज लाइक एड्स, बट कैंसर इज रियली वेरी डेंजरस डिसीज।
डायबिटीज तो किसी बीमारी का नाम है, दिखता प्लूरल है, होता सिंगुलर है। बेटा वर्ब अपनी कैसी लेगा, इज लेगा। डायबिटीज इज नॉट अ लीथल डिसीज, लीथल मतलब घातक डिसीज नहीं है जैसा कि एड्स है, ठीक है। बट कैंसर इज रियली वेरी डेंजरस डिसीज। क्लियर है, पक्का। चलो जी अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार मैंने ऐसा क्वेश्चन देख लिया, बताएंगे इसके अंदर क्या मिस्टेक है। द पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक, सॉरी द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। मतलब जो पॉलिटिक्स है इंडिया की बहुत खराब है, पैथेटिक मतलब बहुत बुरी है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है वो इनएफिशिएंट है ना, कुशल नहीं है वो लोग, करप्ट है। बताओ भाई मिस्टेक, तो मिस्टेक आपको समझ में आ रही है, क्या मिस्टेक समझ में आ रही है, इधर देखेंगे। इज आपकी वर्ब है, यस और नो। वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होता है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ वर्ड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यही बचा। पॉलिटिक्स के पहले दा लिखा हुआ है, मतलब अभी ये प्लूरल का काम कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल का काम कर रहा है, तो बेटा क्या आना चाहिए यहाँ पे, आर आना चाहिए। और दा पॉलिटिक्स का मतलब होता है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स या पॉलिटिकल ओपिनियंस, राजनीतिक विचार, ठीक है। सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। चलें जी, चलो जी। द अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। अरेबियन नाइट्स किताब का नाम है या मूवी का नाम है। आगे कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, मेरे ख्याल से नो एरर है इसके अंदर। हाँ जी बिल्कुल सही। अगला देखते हैं। योर मैथमेटिक्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। योर मैथमेटिक्स, तो देखो ना यहाँ पे मैथमेटिक्स के पहले योर मतलब ये कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, तो मतलब कैसा सब्जेक्ट बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब कैसी, प्लूरल, मतलब नो एरर है इसके अंदर, ठीक है, आर ही सही लिखा हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट कैटेगरी को डील करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि 2 कैटेगरीज आपकी क्लियर होगी। मैंने कौन कौन सी बताई आपको, यहां देखेंगे सामने। एक तो बताइए कि ऐसे नाउन जो दिखते भी सिंगुलर हैं और होते भी सिंगुलर हैं। दूसरी कैटेगरी की हमने बात करी, ऐसे नाउन जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर हैं। अब कौन सी कैटेगरी है, अब जो कैटेगरी आपके सामने वो वाली है कि ऐसे नाउन जो दिखते सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये गिनती की 4 या 5 कैटेगरीज है। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, ये शब्द याद करने में आपको दिक्कत आए। लेकिन जैसे आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप ये सारे वर्ड्स आपके जहन में उतर जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको अंदर से आएगा, अच्छा ये वो वाली कैटेगरी का था, अच्छा ये वाली कैटेगरी का था। लेकिन प्रैक्टिस करने से होगा और रिवाइज करने से होगा, ठीक है, घबराना नहीं है। और ये मत सोचिएगा सर इनके अलावा अगर कोई और वर्ड्स आ गए तो 95 से 98% तक चांस है कि यही वर्ड्स आते हैं, इसके अलावा नहीं आते, क्योंकि पिछले 10 से 15 साल में यही वाले वर्ड्स आ रहे हैं। अगर इनसे क्वेश्चन बन रहा है तो 1% या 2% चांस है कि कहीं और से आ जाए, तो वो 1-2% के लिए आप वो 200-200 वर्ड्स की लिस्ट याद नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इन्हीं को ढंग से समझेंगे, ठीक है। चलो बाकी प्रैक्टिस में मिसलेनियस आते रहते हैं और नए नए वर्ड्स वहां पे आएंगे तो अपने आप वो भी याद होते रहेंगे आपको। अब अगली कैटेगरी की बात करते हैं। अब जो कैटेगरी हमने पढ़नी है उसका क्या नाम है, ऐसे नाउन्स जो दिखते तो सिंगुलर है लेकिन होते क्या है, प्लूरल है। अभी कौन सी पढ़ी थी, ऐसे नाउन जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन होते क्या है, होते सिंगुलर है। अब कौन सी पढ़ रहे हैं, दिखते सिंगुलर है होते प्लूरल है, जैसा कि ये कैटल, कैवलरी, जेंट्री, पीजेंट्री, वुमेन, नोबिलिटी, इन्फेंट्री, पुलिस, ये सारे वर्ड्स। देखो अगर मैं यहाँ पे मेन लिखता, मेन MEN, तो आप तुरंत पहचान लेते कि दिखता तो सिंगुलर है लेकिन है प्लूरल, सबको पता है। मैंने यहाँ पे लिखा चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रंस तो कोई वर्ड ही नहीं होता, ये अपने आप में ही प्लूरल है, लेकिन दिखता सिंगुलर है प्लूरल। तो ये दोनों वर्ड्स वाली ही कैटेगरी है ये। लेकिन इतने आसान शब्द नहीं देगा ना, इतने आसान देगा तो बच्चा बच्चा बता देगा। फिर नौकरी पानी इतनी आसान होती तो फिर दिक्कत ही क्या थी, इतने लोग पागल थोड़ी है कॉम्पीट कर रहे हैं। आओ सामने देखो, कैटल का मतलब होता है मवेशी, गाय भैंसों के झुंड को बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। कैवलरी ऐसी आर्मी जो कि घोड़ों पे फाइट करती है, आर्मी विच फाइट्स ऑन हॉर्स बैक। ध्यान रखिएगा जहां जहां पे कैवल शब्द यूज हो, CAVAL, कैवल का मतलब कुछ हॉर्स होता है, कुछ घोड़े से रिलेटेड होता है। जैसे कैवलियर एक टर्म होती है जैसे हम कहते हैं घुड़सवार, ठीक है। जेंट्री होता है किसी भी समाज के जेंटल लोग, किसी भी समाज के, जैसे मैंने कहा जेंट्री ऑफ चंडीगढ़ इज वेरी लेविश, लेविश मतलब रिच, अमीर, है ना। जो चंडीगढ़ के लोग हैं, वहां के जो सज्जन पुरुष हैं वो बहुत अमीर हैं। द जेंट्री ऑफ बिहार, द जेंट्री ऑफ बिहार आर वेरी लेबोरियस, मतलब बहुत मेहनती हैं। चंडीगढ़ की जो जेंट्री, इस बोला क्या मैंने, चंडीगढ़ वाले में आ रहेगा। द जेंट्री ऑफ चंडीगढ़ आर लेविश, मतलब बहुत रिच हैं।
या फिर मैंने बिहार के लिए बोला जेंट्री, वहां की लेबोरियस है। मैं हरियाणा की बात कहूं तो हरियाणा वाले बिल्कुल ठाडे एकदम बिल्कुल दूध दही का खाना हमारा हरियाणा। तो किसी भी जगह के रहने वाले लोग, जेंटल लोग, ठीक है, पक्का। पीजेंट्री किसानों को बोलते हैं, फार्मर्स को। वर्मिन होते हैं कीड़े।